अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो इस 100 रुपए की मार्केट वैल्यू क्या है? आप सोचोगे कि ये कैसा सवाल है। अगर किसी इंसान के पास 100 रुपए हैं तो इस 100 रुपए की मार्केट वैल्यू भी 100 ही हुई। लेकिन ऐसा तब तक ही है जब तक कि आप इस 100 रुपए को बैंक में नहीं जमा करते। एक बार बैंक में जमा करने के बाद उस 100 रुपए की वैल्यू 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है और यहाँ तक कि 1000 भी हो सकती है। जी नहीं, यहाँ बात किसी एप्रिसिएशन या फिर इंटरेस्ट की नहीं हो रही है, बल्कि एक ऐसी सिस्टम की हो रही है जिसके कारण किसी भी समय पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए बैंक हवा में करोड़ों और अरबों रुपए बनाते हैं, वो भी बिना नई करेंसी को मिंट किए। इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या है ये फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, कैसे ये इंडिया की इकोनॉमी को चलाने वाला फैक्टर है और किसी दिन अगर सारे ऑड्स इसके खिलाफ हो गए तो कैसे ये पूरे इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है, तो बने रहो इस वीडियो के लास्ट तक। एफआरबी को समझने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आप इस 1 लाख रुपए को किसी बैंक में जमा करते हो। बैंक इस डिपॉजिट के बाद 2 काम करेगा। पहला ये कि वो एक फ्रैक्शन को लेगा और इस फ्रैक्शन में से कुछ अपने सेंट्रल बैंक के पास जमा कर देगा और कुछ अपने पास सेफ रख लेगा। इस फ्रैक्शन को रिजर्व कहते हैं और आपको बता दूं कि इंडियन बैंक्स के लिए ये सेंट्रल बैंक आरबीआई है। अब इस केस में इस फ्रैक्शन को 10,000 यानी कि 10% मान लेते हैं। अलग अलग बैंक की फ्रैक्शन की परसेंटेज अलग अलग होती है। दूसरा काम बैंक ये करेगा कि बाकी के बचे हुए 90,000 को मार्केट में लिक्विडेट कर देगा। जैसे मान लेते हैं कि इन पैसों को वो किसी मिस्टर एक्स नाम के इंसान को लोन पर दे देता है। मिस्टर एक्स ने उन लोन लिए हुए पैसों से ईबीसी गैराज से एक बाइक खरीद ली और दोस्तों, इस गैराज का अकाउंट भी उसी बैंक में है। गैराज वालों ने अपने 90,000 को भी बैंक में जमा करा दिया और बैंक ने फिर से इसमें से 10% रखकर आगे किसी और को लोन दे दिया। अगर इस पूरे प्रोसेस को एक्सेल शीट पर कैलकुलेट करें तो बैंक ने लगभग 3.5 लाख रुपए की ट्रांजैक्शंस कर दिए हैं। लेकिन असल में अगर कैपिटल की बात करें तो वो है सिर्फ 1 लाख, जो कि आपने शुरू में जमा कराई थी। अब इस प्रोसेस की प्रॉब्लम है डिमांड। जब तक आप अपने उस 1 लाख रुपए की डिमांड नहीं करते तब तक तो ये प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने अपने 1 लाख रुपए की डिमांड कर दी, ये प्रोसेस कोलैप्स हो जाएगा। या अगर इनमें से दिया गया कोई भी लोन एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, यानी कि लेने वाले ने लोन को डिफॉल्ट कर दिया, तब भी ये प्रोसेस कोलैप्स कर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट उस कैपिटल को कहा जाता है जो कि अब कोई रिटर्न नहीं देने वाली। आसान भाषा में कहूं तो ऐसे लोन जो लेने वाला अब देगा या नहीं, कोई नहीं जानता। अब कोलैप्स की बात करें तो अभी बैंकिंग सिस्टम के साथ अच्छी बात ये है कि उनकी ये प्रोसेस कई चेन्स में चल रहे हैं। जैसे अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उनके पास 12 करोड़ कस्टमर्स हैं, यानी कि जब तक वो 12 करोड़ एक साथ अपने एसेट्स को वापस नहीं मांगेंगे तब तक एचडीएफसी इस प्रोसेस को स्मूथली ऑपरेट कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये 12 के 12 करोड़ अकाउंट होल्डर्स अपने एसेट की वापसी की डिमांड करने लगें? क्या ऐसे में एचडीएफसी बैंक बर्बाद हो जाएगा या उनके पास इस सिचुएशन का भी कोई सोल्यूशन है? इस सवाल का भी जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं एफआरबी की हिस्ट्री को। आप ये तो जानते ही होंगे कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है और जब से ह्यूमन सोसाइटी में रहने लगे हैं तब से वो इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। बार्टर सिस्टम से शुरू हुई ये इकोनॉमिक्स एफआरबी तक पहुंचती है मिडीवल हिस्ट्री के समय, जहां पहली बार एफआरबी को स्पेन में इन्वेंट किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इन्वेंशन की क्या जरूरत थी, ये तो एक प्रोसेस है जो कि प्रैक्टिस की मदद से सीखा जा सकता है। लेकिन स्पेन में इन्वेंट हुए डबल एंट्री बुक ने इस प्रोसेस को सिंपल बना दिया। लेकिन इस प्रोसेस को आम लोगों के बीच पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है यूरोप के सुनारों को। उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिसका नाम रखा गया रिसीट सिस्टम। आज के बैंक्स लगभग इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। बस यूरोप के सुनारों ने सिस्टम की स्ट्रीम में पैसों को नहीं बल्कि गोल्ड को रखा था। लोग आते और उनके पास अपने सोने की एक्सेसरीज को जमा करा देते और उसके बदले एक रिसीट जारी हो जाती और इस जमा किए हुए सोने को वो आगे किसी और को किराए पर दे देते। यूरोप में धीरे धीरे ये सिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। हालांकि इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व था, इस कारण छोटे साहूकार या फिर वो लोग जो रिस्क को टैकल नहीं कर सकते, वो इस सिस्टम से दूर ही रहा करते थे। लेकिन बड़े लैंडर्स ने इस सिस्टम को हाथों हाथ लिया और तकरीबन 200 सालों तक ये सिस्टम बिना किसी ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट के चलता रहा। इस सिस्टम के कई फायदे देखे गए। नंबर 1, ये इकोनॉमी को एक बूस्ट देता है।
लिमिटेड एसेट्स होने के बावजूद सभी के पास अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ कैपिटल है, तो इससे मनी एक जगह कॉन्सेंट्रेट होने के बजाय सभी में बंट जाता है और इस बंटवारे के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती ही है। नंबर 2, ये सिस्टम इवेंचुअली बैंक्स को भी फायदा पहुंचाता है, क्योंकि आखिरकार बैंक को भी इंटरेस्ट तो मिलेगा ही और इस मिलने वाले इंटरेस्ट से आगे इकोनॉमी को और ग्रो करेगा। इन दोनों ही फैक्टर्स को देखते हुए जब 1764 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना तो वो इसी सिस्टम पर रन किया गया। लेकिन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले बैंक्स और शुरुआती सुनार और साहूकार ये जानते थे कि इसमें से 2 तरह के रिस्क हमेशा रहेंगे। रिस्क नंबर 1, अगर सारे लैंडर्स ने अपने एसेट्स को एक साथ विड्रॉ कर लिया तब क्या होगा, और रिस्क नंबर 2, अगर सारे बोरोवर्स ने पैसे लौटाने से मना कर दिया और सारे ही लोन एनपीए बन गए तब क्या होगा। इन दोनों सवालों में सफिशिएंट अमाउंट में रिस्क मौजूद है। इस रिस्क को देखते हुए बिहार का एक स्कैम याद आता है। साल 2020 में बिहार के भागलपुर में वहां के डीएम का 250 करोड़ का एक चेक बाउंस हो जाता है। जब उस चेक के बाउंस होने की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तब पता चलता है कि भागलपुर में एक इमेजिनरी बैंक बना हुआ था जिसका नाम था श्रीजन बैंक। इस स्कैम बैंक को चलाने वाली ऑपरेटर ने उस लोकल बैंक से जहां गवर्नमेंट के फंड्स आते थे वहां एक ऐसा सिस्टम बना लिया था कि गवर्नमेंट के जो भी पैसे आते वो इस सृजन बैंक में आते। अब इस आने वाले पैसे को ऑपरेटर अलग अलग लोगों को लैंड कर देती और लोकल गवर्नमेंट बैंक में जब बैंक से जुड़ा कोई चेक आता तो तुरंत ऑपरेटर उतने ही पैसे उस अकाउंट में जमा करा देती। लेकिन 2020 में उस अकाउंट का बैलेंस 0 था क्योंकि ऑपरेटर के साल 2017 में डेथ हो चुकी थी और उस डेथ के बाद जिन लोगों को पैसे लैंड किए गए थे उन्होंने पैसे ही लौटाने से मना कर दिए थे और सारे लोन एनपीए हो चुके थे। वैसे तो ये सिर्फ एक स्कैम है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि एनपीए होने का जो रिस्क है वो पूरे के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। अब आते हैं अपने एचडीएफसी के एग्जाम्पल पर, जिसमें आपका सवाल था कि अगर एचडीएफसी के सारे 12 करोड़ कस्टमर्स एक ही साथ अपने एसेट्स की डिमांड करने लग जाएं तो क्या होगा। इसका जवाब जानने से पहले हिस्ट्री में उस इंसिडेंट को रिविजिट कर लेते हैं जब ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुआ था। साल 2008 का रिसेशन तो आपको याद ही होगा। इसकी शुरुआत हुई थी होम लोन्स की वजह से। जी हाँ, इतना बड़ा रिसेशन जिसने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक्स को घुटनों पर ला दिया था, उसकी शुरुआत का कारण था होम लोन्स का डिफॉल्ट हो जाना। लेहमान ब्रदर्स, जो कि यूएसए का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, वो इस रिसेशन में पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था और उसके कोलैप्स होने की वजह थी उन लोगों को लोन देना जो कि लोन के लिए क्वालिफाई ही नहीं होते। जब भी एफआरबी के सिस्टम में कैश को पास ऑन किया जाता है तब रिस्क असेसमेंट किया जाता है, लेकिन उस समय इस रिस्क असेसमेंट में छूट दी गई। इसका नतीजा जो आया वो हम सबके सामने है। अब अपने एचडीएफसी वाले सवाल पर वापस लौटें तो जवाब के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि एचडीएफसी के पास हर बैंक की तरह अपना खुद का कैश रिजर्व मौजूद है। तो जब तक इस कैश रिजर्व की लिमिट तक डिपॉजिटर्स डिमांड करते हैं तब तक तो एचडीएफसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिजर्व है कितना। आरबीआई की तरफ से सभी बैंक्स को कहा गया है कि आरबीआई के पास अपने कैश का 4.5% रिजर्व तो रखें ही रखें, उसके ऊपर उनकी अपनी चॉइस। अब एचडीएफसी 4.5 तक की डिमांड को तो केटर कर लेगा, उसकी दिक्कत शुरू होगी इसके बाद। लेकिन क्या प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाएगी कि एचडीएफसी भी लेहमान ब्रदर्स की तरह डूब जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सारे डिपॉजिटर्स के अपने डिपॉजिट को डिमांड करने की हाइपोथेटिकल सिचुएशन यानी कि बैंक रन की सिचुएशन में भी बैंक के पास कई एडवांटेजेस मौजूद होते हैं, जैसे वो अपने कोलीग बैंक से लोन ले सकते हैं। इस प्रोसेस को लिक्विडिटी मैनेजमेंट कहा जाता है। जब आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर किसी और बैंक के एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत छोटे तरीके से होते हैं, लेकिन बैंक रन की सिचुएशन में इसे थोड़ा बड़े लेवल पर किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन कलीग बैंक के साथ भी चल रही हो तब ऐसे में सेंट्रल बैंक्स की हेल्प ली जा सकती है। आपको आरबीआई के डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस के बारे में पता ही होगा। इस स्कीम के अंडर अगर आप किसी भी आरबीआई के बैंकिंग लाइसेंस वाले बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो आपको आरबीआई की तरफ से 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है। यानी कि अगर वो बैंक डूब रहा है और उसका फ्रैक्शनल कैश यानी कि कैश रिजर्व खत्म हो गया है तो आरबीआई आपको इंश्योरेंस के रूप में 5 लाख रुपए तक देगा। अब क्या कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आ सकती जिसमें आरबीआई भी इस तरह की कोई हेल्प ना कर पाए? इवेंचुअली देखा जाए तो ऐसा कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला।
लेकिन एफआरबी जिस तरह से काम करता है ऐसा हो भी सकता है और पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करने की पॉसिबिलिटी बराबर है। लेकिन आप सोचोगे कि जब एफआरबी ऐसा कुछ कर सकता है तो ऐसे में उसे क्यों प्रैक्टिस किया जा रहा है? इसकी जगह पर हम लोग फुल रिजर्व बैंकिंग की तरफ क्यों नहीं शिफ्ट करते, जिसमें बैंक सिर्फ टाइम डिपॉजिट को ही लैंड कर सके। यानी कि अगर किसी इंसान ने 10 सालों के लिए पैसे जमा किए हैं तो उसी कैपिटल को 9 सालों के लिए कहीं और लैंड कर दिया गया। दोस्तों, इसमें रिस्क भले ही कम लग रहा हो, लेकिन इसमें कम रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक एनपीए इस पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। और भले ही कम रिस्क होना इसका एडवांटेज हो, लेकिन इस तरह का सिस्टम इकोनॉमी को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर देता है और आखिर में उसका कोई भी फायदा नहीं होता। तो इवेंचुअली अगर देखा जाए तो एफआरबी भले ही रिस्क कैरी करता हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर ढंग से रिस्क असेसमेंट किया जाए तो एफआरबी कभी सिस्टम को हार्म नहीं कर सकता। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।